आज पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटी बहुत छोटा चैप्टर है तुम्हारे। पीसीएस के उस सिलेबस में तो 3 ही टॉपिक दिए हैं केवल। ठीक, ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी और आपका एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस 3 टॉपिक, लेकिन मैं पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। ठीक है। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटी क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, केपलर्स लॉ तुमने बोला था। और उसके बाद इसमें पढ़ेंगे, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे पूछता है कि लिफ्ट में आप ऊपर जाएंगे तो आपको आपका वेट कैसा फील होगा, आप नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी, साउथ पोल पे जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी, इक्वेटर में रहेंगे तो क्या होगी, सैटेलाइट अगर इक्वेटर से लॉन्च क्यों होता है। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। एक आध न्यूमेरिकल पूछता है, वो बताऊंगा क्या क्या पूछता है, बस हो गया। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। ठीक, आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। यार जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते होंगे उनको मेरी राइटिंग तो समझ ही नहीं आती होगी। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, क्या क्या होता है ग्रेविटी? बेसिक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। ठीक हो गया। और ग्रेविटी फोर्स क्या है फिर? ग्रेविटी और ग्रेविटी, बिल्कुल। हाँ, देखो, ग्रेविटी का मतलब क्या है, एक तरीके का आकर्षण फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासेस, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट, दो द्रव्यमानों के बीच में लगा हुआ जो एक फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन अब इसको इस तरीके से समझो, ये अर्थ, अर्थ समझ लो इसको, ये हमारा मून समझ लो। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अब चंद्रमा वृत्ताकार स्थिति में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। लेकिन हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड इलेप्टिकल पाथ फॉलो करता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक, ग्रेविटी की वजह से क्या है, ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे लगती है। ग्रेविटी अभी मुझ में और तुम में भी लग रही होगी, तुम में और मुझ में भी लग रही होगी। ग्रेविटी बस एक फिनोमिना है जो बताता है कि ये आकर्षण है दो चीजों के बीच में। इसमें और मुझ में भी अभी ग्रेविटी है। ठीक, कोई भी फोर्स, अब इसमें और मुझ में ग्रेविटी है आपस में। मेरा मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मास मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, जो ये बताता है कि दो एक जैसे क्रिया प्रतिक्रिया वाला जो फोर्स था, ठीक, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब इसका मास मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। और मेरा मास मुझ इसको मेरी तरफ फॉलो कर रहा है, किसके कारण? इस गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, लेकिन अब अगर मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूं तो ये आ क्यों नहीं रहा है मेरी तरफ, है ना, ये आ क्यों नहीं रहा है? कम मास है। मास तो यार इसका मास इससे तो ज्यादा है, ये फिर भी नहीं, अर्थ के कंपैरिजन में कम मास है। अब अर्थ मुझ में और इसमें दोनों में सेम ग्रेविटी अप्लाई कर रही है। ठीक, सेम ग्रेविटी फोर्स अर्थ का, अर्थ के सेंटर से जो गुरुत्वाकर्षण इस पेन पे लग रहा है, अर्थ के सेंटर से उतना ही गुरुत्वाकर्षण मेरे उस पे भी लग रहा है। ठीक, अब इसको मैं यहां से नीचे गिराऊं और अपने आप को इसी लेंथ से नीचे गिराऊं तो ये जल्दी गिरेगा। ठीक, वहां पे डिफरेंस आया मास का, ये अभी मैं बताऊंगा। अब इसका पहला चीज क्या है, रेंज। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेंज है गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का रेंज बहुत ज्यादा है। देखो, फिजिक्स में एक एक चीज हमेशा याद रखना, जो फोर्स, जिस फोर्स का रेंज ज्यादा है उसका इंपैक्ट कम होगा। समझ रहे हो, जिसका रेंज कम है उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। एग्जाम्पल ले लें, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, रेंज असीम, इनफाइनाइट रेंज है।
हर किसी, कोई ना कोई चीज हर किसी चीज पे एक गुरुत्वाकर्षण लगा रही है, हर चीज पूरे यूनिवर्स में, ठीक। लेकिन इसका इंपैक्ट उन चीजों पे कम है, असर कम है। न्यूक्लियर फोर्स है ना, उसका रेंज कम है। नागासाकी में गिरा, वहीं पे धमाल मचाया उसका। हाँ, मतलब वहीं पे उसने विस्फोट विस्फोट जो भी करा, वो अभी तक उसका इंपैक्ट है। समझ गए? ये फिजिक्स में एक लॉ है, मतलब लॉ है या फिनोमिना, इसको ऐसे समझो। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, है ना, दो चुंबक के बीच में इतना अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन जो चुंबक और मेरे बीच में तो है ही नहीं, ठीक। सेम चीज। अब इंपैक्ट कम। अब आता है कि इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों बोलते हैं। न्यूटन साहब ने दिया था ये, ठीक, यहां भी न्यूटन ही है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक, हाँ सार्वभौमीय, जो भी है। अब हिंदी में लिखना भी अपने आप में चैलेंज है। अभी इसका एक डेरिवेशन है, वो अभी मैं बताऊंगा। गुरुत्वाकर्षण नियम, देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको कहने का केवल एक ही मतलब है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज, हर किसी चीज पे ये फोर्स लगा रही है, ये ग्रेविटी उस पे काम कर रही है। चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और मेरे बीच में हो, चाहे मेरे और इस बिल्डिंग के बीच में हो, चाहे सूरज और चंद्रमा के बीच में हो, चाहे सूरज और पृथ्वी के बीच में हो, सूरज और नेपच्यून के बीच में हो, किसी के भी बीच में हो, ये फोर्स काम कर रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसको, हाँ, यस, हाँ रुको, अभी बताऊंगा मैं ये चीज, है ना, अभी करते हैं डिस्कस। देखो, इसको बताते हैं कैपिटल जी से। अभी तक मैंने बताया ग्रेविटी क्या होता है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, ठीक। इतना तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। इसको बताते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी ये होता है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, ठीक। तुम यहां से 13 किलोमीटर ऊपर की तरफ चले जाओ, वहां भी ग्रेविटी काम वही करेगी, लेकिन बदलेगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स ये सेम रहेगा। ग्रेविटी पूरे ब्रह्मांड में सेम रहती है, इसकी वैल्यू कहीं नहीं बदलेगी। तुम ये देखोगे कि प्लूटो, प्लूटो ड्वार्फ प्लेनेट है ना, उसका पाथ चेंज क्यों होता रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन ग्रेविटी उस पर भी यही काम कर रही है, अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो। अगर हम सन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ग्रेविटी अलग हो सकती है, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है, ग्रेविटी कांस्टेंट, ठीक। अब इसको हिंदी में मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, ग्रेविटी कांस्टेंट ही बोलते हैं जहां तक याद है। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही होता है शायद, है ना। यार ये स्क्रीन नीचे नहीं जाता है क्या इसमें? बार बार मिटा के करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ये ठीक है, थैंक यू। देखो, अब मैंने क्या बताया, ग्रेविटी डिपेंड करता है मासेस पे। मास यानी द्रव्यमान, कि किस चीज का कितना द्रव्यमान है। लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक। इसका द्रव्यमान है m1,
इसका द्रव्यमान है m2। ठीक हो गया। अब इस पे जो ग्रेविटी काम करेगा, जो फोर्स काम करेगा, वो इस डायरेक्शन में करेगा, F1। ठीक, क्योंकि ये उसको खींचना चाहेगा ना। अब वही फोर्स इसको भी खींचना चाहेगा, लेकिन किससे? सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से। ठीक, अब इन दोनों के केंद्र का बिंदु यहां पे, इसका सेंटर कहीं पे होगा। इसकी जो डिस्टेंस है, d ले लो या r ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक, ये इसकी डिस्टेंस है। अब ग्रेविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट ग्रेविटी। ग्रेविटी पार्ट खत्म हो गया, अब मैं उसका फॉर्मूला सिद्ध करूंगा, तो यहां पे हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत। ठीक, ये जो फोर्स है किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा? मास पे और डिस्टेंस पे। ठीक, मास पे कैसे डिपेंड करेगा? ये समझो कि ये हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, और यहां कहीं पे मार्स है, मंगल। ठीक, अब अगर मैं इस मार्स को इस मून की जगह पे रिप्लेस कर दूं, तो क्या होगा? उन दोनों के बीच में ग्रेविटी कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। क्यों? मास ज्यादा हो गया। ठीक, अगर मैं मून को यहां रिप्लेस कर दूं तो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मास कम हो गया, द्रव्यमान कम हो गया। इसको ऐसे समझो कि एक एक लोहे का टुकड़ा, एक लोहे की बॉल और एक सेब, इन दोनों को मैं जमीन में फेंकू एक समान हाइट से, तो कौन पहले गिरेगा? लोहे का टुकड़ा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। सेम चीज। ठीक, पहला चीज हमने यहां से हमें पता लगा कि F यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, मास के। ठीक, अब वो इस m के भी है और उस m के भी है, तो हम ये लिख सकते हैं कि m1 के बराबर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। ठीक, अब बात आती है इस डिस्टेंस की या रेडियस की, या जो भी आप इसको बोल रहे हैं। ठीक, अब क्या है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और दूर में प्लेस कर दूं, यहां पे इस ऑब्जेक्ट को लेके रख दूं मैं, डिस्टेंस बढ़ गई इतनी। अब ग्रेविटी का असर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये अर्थ है, ये मास है, यहां पे कहीं पे नेपच्यून है, अरुण वरुण यम, यम है ना। हाँ, यहां पे कहीं पे यम ग्रह है हमारा। इस पे सोलर जो हमारा सन है, यहां कहीं पे सन होगा, सूरज। ठीक, अब ये लेट में उसकी परिक्रमा कर रहा है। प्लूटो ले लो, क्योंकि वो ड्वार्फ ग्रह अपना, वहां पे जल्दी समझोगे। प्लूटो ले लिया हमने, उस पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल की वजह से ही लगा रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से ही। अब प्लूटो पे इसका इंपैक्ट कम है उसकी ग्रेविटी का, इसलिए वो अपना रास्ता भटक जा रहा है। वो ऐसे ना जाने की बजाय कभी ऐसे चला जाता है, कभी ऐसे चला जाता है। ठीक, तो इसीलिए अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ा दूं, तो उस पर ग्रेविटी का असर कम हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल के उससे समझते हैं। दो बॉक्सर फाइट कर रहे हैं एक रिंग पे। ठीक, अगर वो बॉक्सर कुछ ज्यादा करीब आ गया, दूसरा सामने वाला ओपोनेंट जो बॉक्सर है, तो इसकी चांसेस हैं कि मैं उसको जितना भी जोर से पंच मारूं, उसको उतना जोर से नहीं हिट करेगा वो पंच, है ना। अगर वो ज्यादा दूर चले गया, तो मेरे को बहुत लंबा हाथ ले जाना पड़ेगा, तो पंच उतना इंपैक्ट करेगा नहीं। अगर वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे है मेरे हाथ के बराबर, तो उसको चित कर सकता हूं मैं एक पंच में, है ना। तो सेम चीज, यानी यहां से हमें पता लगा कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक, अब हमें इतनी चीजें पता लगी हैं। हमें पता लगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, यानी मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, मास घटेगा फोर्स घटेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ठीक, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा।
कम हो जाएगा, अगर ये घटेगी तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से इसका फॉर्मूला बन गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है। ठीक, जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए हमें कभी भी एक कांस्टेंट की जरूरत होती है। मैथ्स में हम लेते हैं के एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक, ग्रेविटी में पढ़ रहे हैं तो यहां पे आएगा हमारा कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, तो इसका फॉर्मूला एफ बराबर जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक हो गया, समझ आया हमें? यहां से क्या क्या समझ आया? किसी चीज का मास, द्रव्यमान कम होगा तो ग्रेविटी, सर ग्रेविटी का क्या असर पड़ेगा? अगर द्रव्यमान कम होगा तो ग्रेविटी क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बताएं सर। बहुत शानदार, शर्मा क्यों रहे हैं फिर? ठीक, कोई डाउट यहां तक? अब ये हमने पढ़ा ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा हुआ त्वरण, है ना, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो हुआ हिंदी में, गुरुत्वीय त्वरण से। समझ गए ना मतलब तुम? गुरुत्वीय ऐसी जो भी है यार। अब त्वरण क्या होता है पहले तो ये बताएं मुझे, एक्सेलरेशन क्या होता है सर, आप बताएं। सही बोला। और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि कोई चीज एक सेकंड में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, कितना दूरी तय कर रहा है, त्वरण। अब ये क्या नया चीज है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको ऐसे समझे कि 3 फ्लोर का बिल्डिंग है ये, है ना, और इसके बगल में कोई एक बिल्डिंग है जो 4 फ्लोर का है। ये एक बिल्डिंग है जो 4 फ्लोर का है, ये एक बिल्डिंग है जो 3 फ्लोर का है। ठीक, यहां पे एक आदमी खड़ा है, यहां पे भी वही कोई दूसरा आदमी खड़ा है। अगर ये यहां से बॉल को एक ड्रॉप करे, कोई एक बॉल को गिराए, तो इस बॉल को नीचे गिरने में कम समय लगेगा इस बॉल के कंपेयर में। ठीक, लेकिन इस बॉल का स्पीड बड़ा होगा इस बॉल के कंपैरिजन में, है ना, स्पीड ज्यादा होगा। अब कोई मान लो कोई एक हवाई दुर्घटना हो रही है, अगर कोई हवाई जहाज में बैठा हुआ पायलट 50 फीट ऊपर से गिर रहा है तो उसके चांसेस है कि वो जिंदा रहे। अगर वही कोई 100-150 फीट ऊपर से गिर रहा है तो चांसेस ही नहीं है कि वो जिंदा हो। ठीक, सेम चीज। अब ये जो स्पीड में वृद्धि आई ये किस कारण आई? ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ये जो स्पीड में वृद्धि आई वो आई जो ये अर्थ के सेंटर से जो ग्रेविटी फोर्स इन पे एक्ट कर रही है, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच रही है उसको। ठीक है, वो एक्सेलरेशन आ रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी तेजी आ रही है। अब वो तेजी कितनी होती है, अगर मैं इसको और ऊपर ले जाऊं तो और स्पीड से आएगा। तुमने मूवीज में देखा है ना कि अगर कोई स्पेसशिप आ रहा होता है तो जब वो नीचे आता है तो उसमें ऐसे आग आगे से जलने लग जाती है, तो सेम चीज, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, ये सैटेलाइट वाला चीज है, ये आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब ये स्पीड कितनी बढ़ती है? ये स्पीड बढ़ती है
स्मॉल जी, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक, हाँ। यानी कि अगर ये यहां से नीचे गिरने में इसको 3 सेकंड लग रहे हैं, इसको हम राउंड ऑफ 10 लिख लेते हैं, तो इसकी स्पीड 30 मीटर हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड या कुछ भी ले लो, इसकी स्पीड इतनी। अगर इसको यहां से गिरने में 5 सेकंड लग रहे हैं तो 10 × 5 50, क्योंकि हर सेकंड में इतना स्पीड बढ़ रहा है उसका, हर सेकंड में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 सेकंड में वो यहां पे आया 10 मीटर, यहां पे आया 10 मीटर, यहां पे आया 10 मीटर, फिर नीचे गिरा 10। हर सेकंड में वो स्पीड वेरी कर रही है, तो वो एड ऑन होते चले जाएगी। ठीक हो गया। अब शिट, मैंने ये फॉर्मूला लिखा था ना, इसकी किसी ने भी यूनिट नहीं पूछी कि यूनिट क्या होती है इसकी, किसी ने भी यूनिट नहीं पूछी कि सर इसकी यूनिट क्या होगी, अगर हम ग्रेविटी की यूनिट निकालेंगे तो वो कितना होगा। यूनिट मतलब विमा, पढ़ाई थी मैंने शायद, तो इसको चलो निकालते हैं। Fr² ओवर, क्या हो रहा है ये अब, m1 जी की निकलेगी ना, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन चचा हो गया, मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम स्क्वायर, यानी किलोग्राम इंटू केजी, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की -2। ठीक, ठीक हो गया सर। यहां तक कोई किसी को कुछ परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है। देखो तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग में, बस यही था तुम्हारे चैप्टर में, इसके अकॉर्डिंग जो पीसीएस का सिलेबस है। अब हम करेंगे कुछ जो क्वेश्चन जिस प्रकार के आते हैं उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस। ठीक, अब वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि तुम एक लिफ्ट में हो और ऊपर जा रहे हो एक समान वेग से, समान त्वरण से, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और तुम्हें तुम्हारा वेट हल्का फील होगा या भारी फील होगा ऊपर जाते समय? बोलो बोलो। लिफ्ट है, ठीक, नीचे से ही ऑपरेट होती है, मैंने ऊपर से करा दी। अब इसमें होता क्या है ना, एक्सलरेशन नीचे की तरफ लगता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ खींचती है तब तुम ऊपर जाते हो, ये पुली नीचे भी होती है। ठीक, और ग्रेविटी भी नीचे ही एक्ट कर रही है, और समान त्वरण है, त्वरण में कोई डिफरेंस ही नहीं है। त्वरण का मतलब कि एक स्पीड से जा रही है, मान लो x किलोमीटर पर आवर है तो x मीटर पर सेकंड है, तो उसी स्पीड से ऊपर जा रही है वो। ठीक, और एक क्वेश्चन है इसमें
नीचे आने पे। और एक क्वेश्चन है इस पे, अगर रस्सी टूट जाए तो तब क्या होगा। 3 क्वेश्चन है इस पे जो अलग अलग एग्जाम से पूछे हैं। ये आरआरबी में पूछा था, वो सीडीएस के एक एग्जाम में देखा था मैंने, जब मैं दिया करता था एक टाइम पे, और ये भी किसी ना किसी में तो पूछा ही होगा। अब मुझे बताओ कि क्यों होता है ऐसा, जो भी होता है, वेट भारी होता है, कम होता है, क्यों। हम्म। 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 बिल्कुल सही। वेटलेस नहीं फील करेंगे, जो रहेगा वही रहेगा, हमें ना भारी रहेगा ना कम रहेगा, लेकिन वहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। ठीक। अब इसका ना एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले की तो मेरे को लग नहीं रहा कि जरूरत है तुम्हें। देख, चलो करते हैं। अब सर ने जो बताया बिल्कुल सही है। यहां से ग्रेविटी एक्ट कर रही है, खींच रही है, ठीक, इसको। अब इसका जो एक्सिलरेशन है, जो त्वरण है, वो भी नीचे की तरफ है। ठीक हो गया। तो ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, हैं। ऊपर जाने की सिचुएशन, ऊपर जाने की सिचुएशन में एक्सेलरेशन नीचे लगता है। ठीक, लिफ्ट का वर्किंग ही इसी तरीके से होता है। अब मैं वो नहीं बताने वाला कि लिफ्ट का डिजाइन क्या होता है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो आपका वेट है वो आपको भारी लगेगा। अब इस केस में क्या होगा, एक्सलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगी। ठीक। तो ये माइनस है, तो यहां पे आपको अपना वेट थोड़ा सा कम फील होगा। ठीक। इस केस में क्या होगा, एक्सलरेशन रहेगा अपने मैक्सिमम स्पीड पे, ग्रेविटी हो जाएगी जीरो, क्योंकि रस्सी टूट गई है, जो आदमी है वो ऊपर जाके टकराएगा, ग्रेविटी हो जाएगी जीरो। तो यहां पे आपके वेट पे कोई चेंजेस आपको नहीं लगेंगे, नो चेंजेस। ठीक है। ठीक सर, थोड़ा सा लिख ले, फिर मैं इसके बाद हाइट पे और पोल्स पे और इक्वेटर्स पे, और सैटेलाइट हम इक्वेटर से क्यों लॉन्च करते हैं, पोल से क्यों नहीं करते हैं वो, और केपलर्स लॉ, ये पढ़ाएंगे। चैप्टर खत्म करेंगे, क्लोज करेंगे। केपलर लॉ किसमें देखा था तुमने, कौन से एग्जाम में। डिफेंस के एग्जाम में ना। हाँ तो, हाँ, नीट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना मैडम, हम आईआईटी जेई नीट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो जमाने गए अब। देखो मेरे पास ना यहाँ के लिए हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नोट्स हैं। ठीक। क्योंकि जो हिंदी के मेरे पास नोट्स हैं वो मैंने मेरे फ्रेंड से मांगे हैं, जो बाजीराम में पढ़ रहा है। ठीक। मोस्टली मैंने चीजें इसमें बता दी हैं तुम्हें, समझाने लायक। वो नोट्स बस ये है कि थोड़े बहुत उसमें एक आध चीजें एक्स्ट्रा हैं, जो मैंने नहीं बताई हैं, वो मैं लिखाने के बाद बता दूंगा। ठीक हो गया। और इंग्लिश में हम इतना ही लिखेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है। लिखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसके आगे लिखो, स्टेट्स दैट a particle attracts states that a particle attracts every other particle every other particle in the universe every other particle in the universe using a force using a force that is directly proportional to the that is directly proportional to the product of their masses
directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the inversely proportional to the square of the distance between their centers between their centers. अरे ऊपर को कहाँ गया? ये लिख लो थोड़ा सा डायग्राम बना के, ये नोट कर लो. अब तुम हिंदी में लिखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम इस नियम के अनुसार प्रत्येक कण ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को आकर्षित करता है. ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को आकर्षित करता है. इतना है केवल. जो आकर्षित करता है लिखा, जो द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक, ये तुम लोग भी ये नोट कर लो. वो क्वेश्चन तुमने देखा है क्या किसी एग्जाम में, जिसमें वो बोलता है कि इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन इक्वेटस? हाँ, ये बताओ कि उसमें ये क्यों नहीं लिखा होता कि व्हाट इज द इफेक्ट इन पोल्स? अभी बताओ. बहुत है इंटरेस्टिंग ये चैप्टर ना. अगर +1 +2 में जबरदस्त तरीके से पढ़ लो और एक बार ये IIT JEE की कोचिंग कर लो तो मजा आ जाएगा. तुम्हें लगेगा कि साइंटिस्ट ही बन जाता हूं मैं. अभी बताऊंगा मैं. तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा वो. हाँ. केपलर्स लॉ भी ज्योग्राफी में पढ़ तो लिए होंगे यार. नहीं नहीं, अरे यार 3 ही फोर्स है, क्या ही छोड़ दूंगा उसमें मैं. अब लिखा है, ये नोट कर लिया सर. अगला लिखो. ऐसे जस्ट मार्कर. हर किसी चीज में सेम है. ग्रेविटी वो फोर्स अलग है. ग्रेविटी जो है नॉर्मल, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट जो है वो सब जगह सेम है, 6.67 वाला. अब लिखो कि ऐसा ना, एक ब्लैक पेन से लिखते रहना है. 3-4 लाइनें हैं, मैं अलग अलग उसमें बता दूंगा, मतलब दूसरी किसी पेन से. इंपॉर्टेंट है ये चीजें. देखो, गुरुत्वाकर्षण जो है एक संरक्षी बल है. संरक्षी बल. ठीक, अब इसमें तुम लोग लिखो, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी पाथ. संरक्षी बल वो होता है जो किसी पाथ को फॉलो नहीं करता है. ठीक, अब इसका क्या मतलब है?
इसका क्या मतलब है कि पाथ को फॉलो नहीं करना। मैं बल की, फोर्स की बात कर रहा हूं। देखो, कोई भी फोर्स होता है ना, कोई भी फोर्स जो है, लेट्स सपोज कि ये कोई एक मैग्नेट है, ठीक, ये नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया, कोई भी कोई भी फोर्स है वो एक लीनियर पाथ को या एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। ठीक, अब मैग्नेट है, वो दूसरे मैग्नेट को या तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, अगर कोई बड़ा मैग्नेट है तो वो ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी का कोई पाथ नहीं है, ग्रेविटी कहीं से भी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक, वन, ये ऐसा एक सिंबल मार्क, क्या बोलते हैं वो, हाँ, उसमें क्वेश्चन में आया था कि कैसा बल है। ठीक, अब लिखो, ग्रेविटी हैज एन इनफाइनाइट रेंज, ग्रेविटी हैज एन इनफाइनाइट रेंज, अनंत सीमा है, ग्रेविटी की अनंत सीमा है। although its effects become although its effect become increasingly weaker on farther object, दूर स्थित ऑब्जेक्टों में, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें इसका असर कम होता है ग्रेविटी का। लिख दो कि वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स प्रेजेंट इन नेचर, वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स प्रेजेंट इन नेचर। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि कम, सबसे ज्यादा कमजोर बल है ये, प्रकृति में मौजूद सबसे ज्यादा कमजोर बल। ब्लैक होल एक्सेप्शन है, पर एक्सेप्शंस के बल पे फिजिक्स कहाँ चलती है हमारी। फिजिक्स देखो, ये जी हमने इसलिए दिया है, ये जी हमने इसीलिए दिया है ताकि हम एक्सेप्शंस को हटा सके। ये अभी अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, यही इसी फॉर्मूले का एग्जांपल तुम्हें बता। सर लिख लिया वहां तक सर? अब देखो, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें ऐसे लिख दो कि एक्सलरेशन गेन बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्सलरेशन गेन बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तुम लोग लिखो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण में लिखो कि कहाँ गया, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एसआई में, एसआई जो उसका यूनिट है, एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। क्या, कहां पे छूटा, कहां पे छूटा? पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड या 1 सेकंड, कुछ भी लिख लो, प्रति सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका इसका ऐसा यूनिट लिख लिया ना? हाँ ठीक है, लिखा मैम? नहीं लिखा तो अरे ये होता है। तो कैसी क्वांटिटी हो गई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक ग्रेविटी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर या स्केलर, सदिश या आदेश? वेक्टर क्वांटिटी हुई, क्योंकि इसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों है।
इसका मान भी लिख लेना, जी कैपिटल जी का भी लिख लेना और स्मॉल जी का भी लिख लेना। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और उसके बाद यही यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी का यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल जी बराबर 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिख लेना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में स्मॉल जी का वैल्यू, इसमें इसका वैल्यू, और ये वैल्यू भी पूछता है तो इनको ऐसा ब्लॉक में डाल देना। चलो अब हम आते हैं अपने जो बेसिक क्वेश्चंस वो पूछता है। हाँ। हम्म। इलेप्टिकल मोशन। हाँ तो ये मैंने इधर बताया। हाँ देखो, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरा कहने का मतलब कुछ और है और ठीक है सब। ठीक। अब देखो, तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये केवल इलेप्टिकल पाथ ही फॉलो क्यों करते हैं। ठीक। अब देखो क्या होता है ना, कोई भी एक प्लेनेट है, कोई भी एक मास है, इसका एक अपना मास है, उसका एक अपना मास है, लेकिन इन प्लैनेट्स के कंपैरिजन में सूरज का मास तो बहुत ज्यादा है ना, तो उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। मान लो ये फोर्स लगा रहा है कुछ, मतलब पहले इसको ऐसे समझो, पहले नॉर्मल हम लेके समझते हैं इस प्लेनेट और इस प्लेनेट के बीच। मान लो इस प्लेनेट का वेट कुछ 2 किलो है, हमने ये सपोज कर लिया। ठीक। और इस प्लेनेट का जो मास है वो 3 kg है। ठीक हो गया। अब इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इसके बराबर लगेगा कि इसके बराबर लगेगा। जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो इसके बराबर लगेगा कि इसके बराबर लगेगा, बड़े वाले के बराबर, क्योंकि मैंने क्या बताया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ा। तो यानी ये अगर 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी 3 न्यूटन का फोर्स इसको अपनी तरफ लगाएगा बैलेंस करने के लिए। ठीक। अब सूरज का अमाउंट, मतलब इसका जो मास है बहुत ज्यादा है, लेट्स सपोज कि 10 किलोग्राम है। इतना तो किसी प्लेनेट का है ही नहीं, तो इसका फोर्स कितना होगा, 10 किलोग्राम। अब क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है तो इनको बैलेंस करने के लिए ये भी अपोजिट फोर्स लगाएंगे सेम अमाउंट का। अब क्या होगा, जब ये दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पे तो फोर्स बैलेंस हो ही रहा होगा, तो उसी पॉइंट पे वो चीज बार बार रोटेट करते रहेगी। क्यों? क्योंकि वो फोर्स को बैलेंस करना है उसे। अगर वो फोर्स को बैलेंस ना करे, अगर मान लो ये ऐसा होता कि एफ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तब क्या होता, तब ये कहीं इधर भाग रहा होता, वो कहीं उधर भाग रहा होता। ये ग्रेविटी है जो उनको पाथ फॉलो करा रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का पाथ नहीं है। अब देखो उसका पाथ किस लिए नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो ग्रेविटी यहां से ऐसे लग रही हो, इस पे यहां से लग रही हो, यहां से लग रही हो। अब जितना उसका मास है उतना ही तो ग्रेविटी लगेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई पाथ नहीं है, वो पाथ फॉलो कराती है, इसीलिए तो ये इलेप्टिकल मोशन में और चंद्रमा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक। कंफ्यूज कुछ नहीं। ठीक। ठीक है। आ, ये देखो, अगर कभी तुमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा होगा तो मैग्नेट्स के बीच में ऐसा कुछ एक जाला सा बनता है, मतलब मे बी मैं गलत बना रहा हूँ, ऐसा कुछ जाला सा बनता है ना। हाँ, ऐसा कुछ जाला सा तो वो जाला सा क्या है, वो उसका पाथ है कि वो फोर्स केवल उसी तरीके से लग रहा होगा। अब यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे भी साउथ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है,
अब ये साउथ वाला इस नॉर्थ पे नहीं लगा सकता फोर्स, ठीक, वो मैग्नेटिक फोर्स इस पे नहीं लगेगा। तो अगर वो एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं तो वो फोर्स इसके और इसके बीच में ही लग रहा है, अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तब वो इसके और इसके बीच में लगेगा। पाथ चेंज हो गया, फोर्स का पाथ चेंज हो गया ना, सेम चीज। कैसे काम? हम्म हम्म। नहीं, वो तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ना, कनेक्टेड रहते हैं, तो वो तो ऑपोजिट पोल्स हो गए। नॉर्थ साउथ एक दूसरे से कनेक्ट करता है ना, नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करता है। देखो इसमें होता क्या है ना कि पोल, उसमें एक्चुअली कोई मैग्नेट होता नहीं है। रेल के जो ऐसे जो ऐसे जो ये होते हैं इनमें कोई मैग्नेट होता नहीं है, ठीक, उनमें मैग्नेटिक इंडक्शन किया जाता है। वो इंडक्शन कैसे होता है? इलेक्ट्रिसिटी से। आप यहाँ पे करंट फ्लो करोगे, ठीक, ये घर में भी तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो। ब्लेड में एक सेल से करंट लगाना, दूसरे सेल से दूसरी ब्लेड में करंट लगाना, उनको आपस के पास लेना, वो थोड़ा सा क्लोज आने लगेंगे। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ेगा। ठीक, हाँ, तो ठीक हो गया। अब लिफ्ट के उसमें ना लिख लो, तुम्हें बाद में याद रहे ना रहे कि लिफ्ट ऊपर जाती है तो वेट ऐसे होता है, वो चीजें लिख लो। छोटी छोटी चीजें हैं। कौन सा गया? ये गया, लिख लो। लिफ्ट जब ये ऊपर जाने का केस है, ऊपर, ये नीचे, ये जब तार टूट जाए, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। इसको ऐसे लिखना है, डब्ल्यू इक्वल टू वेट, वेट की बात कर रहे हैं ना, डब्ल्यू, हाँ लिखा तो है डब्ल्यू। इसको ये लिख लेना डब्ल्यू, लास्ट में लिख लेना ऐसा, डब्ल्यू इक्वल टू एम प्लस माइनस ए। कुछ गलत करा क्या मैंने? गलती तो कर दिया। जी प्लस माइनस है डब्ल्यू क्या? डब्ल्यू वेट, वेट, वेट ऑन लिफ्ट। लिख लिया। अब अब हम आते हैं रोटेशन पे, अर्थ के रोटेशन पे। देखो, अभी ये लिफ्ट है, मेरा जो पैर है वो उसकी सरफेस से टच है, ठीक है, उसके और मेरे बीच में कांटेक्ट है, किस कारण? ग्रेविटी के कारण। अब तार टूटा, तो ग्रेविटी किसी एक पॉइंट पे तो जीरो हुई, जिस पॉइंट पे वो जीरो हुई मैं ऊपर जाके टकराया, ठीक, ठीक, इसको ऐसे समझो, चंद्रमा में ग्रेविटी कम है, वहां पे हमें हमारा वेट भारी लगता है ना, उछल नहीं पाते हैं। वेट ज्यादा होगा तो उछलना कम होगा,
लेकिन अगर ग्रेविटी ही जीरो हो गई तो हम तो उछलेंगे। चंद्रमा में वेट बढ़ जाता है ग्रेविटी कम होने। कितना कितना है वहां का 9। हाँ 9.8 कम हो जाता है, कम हो जाता है। सही बोल रहा हूँ, कम हो जाता है। हाँ, अब ये रोटेशन पे बात करते हैं, घूर्णन पे, अर्थ का रोटेशन। हमारा वेट कम है उसे। बिल्कुल। बिल हाँ, इसलिए हम ऊपर ही रह जाएंगे। बिल्कुल सही है ये। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो काम ही नहीं आएगा ना। लिफ्ट एक सिस्टम है, देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ पे कुछ है क्या, हाँ ये रहा, टूट भी सकता है यार। ये लिफ्ट है, इसके अंदर मैं हूं, ठीक। अगर मैं इसको तेजी से खींचूं इसके अंदर डाल के, तो कहीं ना कहीं मैं ऊपर ही रह सकता हूं। ये मैं ऊपर ही रहा, ये तो नीचे आ गया। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, जो सर बता रहे थे, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे ज्यादा काम कर रहा है, मुझ पे कम काम कर रहा है। ठीक है, समझ आए? उस एक पॉइंट पे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो महसूस करा, इसके कंपैरिजन में जीरो, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स मुझ पे तो एक्ट कर ही रहा है ना, लेकिन इसके कंपैरिजन में जीरो। न्यूटन का थर्ड लॉ ही तो है ये। ग्रेविटी मैक्सिमम न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ, और सेकंड लॉ काम करता है कब? जब हम केपलर की बात करते हैं। ठीक। नहीं, तो वो अपनी जगह से थोड़ी हिलेगा। अगर लिफ्ट का वेट 100 किलो है और मेरा वेट 150 किलो है, मैं लिफ्ट के अंदर हूं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं लिफ्ट के साथ ही जाऊंगा, मैं सरफेस से हिलूंगा थोड़ी। हाँ। हम कहाँ पे थे यार? रोटेशन पे। ठीक है। सर सर डर गए, सर ने वो क्या टूट गया। अर्थ अपनी एक्सेस पे रोटेट, घूर्णन कर रही है अपने इस अक्ष पे। ठीक। अब क्या हो कि अगर रोटेशन तेज हो जाए, रोटेशन तेज हो जाए तो ग्रेविटी पे क्या असर पड़ेगा? अगर बहुत तेज घूमने लग जाए तो फिर क्या होगा? पोल्स पे सेम रहेगा, इक्वेटर्स पे नहीं रहेगा। ये देखो, अभी मैं तुम्हें वो वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं। रोटेशन अपनी एक्सेस पे रोटेट, घूर्णन कर रही है। देखो, जब अर्थ तेजी से रोटेट करेगी तो जो उस ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका, तो वो तो कम हो जाएगा। क्यों होगा कम? क्योंकि अगर मैं, अर्थ का रोटेशन का स्पीड क्या है? मेरे को भी नहीं याद, तो लेकिन छोड़ो। देखो, अगर मैं 1700 किलोमीटर पर 1700 किलोमीटर पर सेकेंड, ये है इसका रोटेशन का स्पीड, एक्चुअल में 1674 है। ठीक। अगर इस स्पीड से मैं घूम रहा हूं और मैं अचानक से तेज घूमने लग जाऊं, बहुत तेज, क्या वो फोर्स मेरे कांटेक्ट में रह पाएगा लंबे समय तक? नहीं रह पाएगा। ठीक। ये अभी इस स्पीड से घूम रही है। इसको ऐसे समझो कि तुम बाइक से जा रहे हो, तुम बाइक से जा रहे हो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कोई तुम्हें पत्थर मार दे तो तुम उछल के गिर जाओगे, है ना?
कोई एकदम से पत्थर से मारेगा तो तुम उछल के गिर जाओगे, क्योंकि वो फोर्स नहीं रहा ना वहां पे। अब यहां पे क्या हुआ कि अगर इसका स्पीड बढ़ गया तो इक्वेटर पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, और पोल्स में कम क्यों नहीं होगा? हम्म डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, लेकिन अर्थ का रोटेशन बढ़ जा रहा है। रोटेशन से क्या होगा? रोटेशन से हमें चीजें भारी महसूस होने लगी, एक्चुअल में होंगी नहीं वो भारी, लेकिन हमें, क्योंकि हम उसके साथ ही रोटेट कर रहे हैं, हमें वो चीजें भारी महसूस होने लगेंगी। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। अगर रोटेशन तेज होगा, इक्वेटर पे कम होगा, पोल्स पे नहीं। पोल्स पे इसलिए कम नहीं होता क्योंकि अर्थ का शेप जियोइड है, जियोइड शेप है उस, ये अर्थ कुछ ऐसा ऊपर से ऐसा चपटा सा है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन ऐसा सा कुछ है। ठीक है, तो यहां पे जो अर्थ का रोटेशन यहां पे होगा, उतना रोटेशन यहां पे उस कंडीशन में नहीं होगा। यार ग्रेविटी, ये सोचो ना, हम अर्थ, अर्थ रोटेट कर रहा है, वो क्यों कर पा रहा है अपने एक्सिस पे? क्यों रोटेट कर पा रहा है वो? अगर ये अर्थ है, ये यहां पे रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे, तो वो क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि ग्रेविटी, ग्रेविटी है अर्थ के सेंटर में उसकी, है ना। अगर वो ग्रेविटी बढ़ गई, ये ग्रेविटी बढ़ गई, तो इसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी ना, जो सोलर की ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है। समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा, जब इसका, इसकी वैल्यू बढ़ेगी अर्थ की ग्रेविटी की, तो उसकी सामने वाली वैल्यू कम आएगी, हमें कम मिलेगी। ये सन है, ये 10 न्यूटन का इस पे लगा रहा है, अर्थ का, अर्थ पे। अब अर्थ अपने रोटेशन की वजह से इसका 10 न्यूटन तो बैलेंस कर दे रहा है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। अगर उसका रोटेशन 2000 हो गया मान लो, स्पीड बढ़ गई कुछ, स्पीड बढ़ गई, तो अब क्या होगा? जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा ना, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो अब होगा क्या, एक्सेलरेशन बढ़ गया तो वहां पे जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू मान लो 12 आ गया, जी का वैल्यू बढ़ा, 12 वैल्यू आ गया, तो इसने इसके फोर्स को तो नलीफाइड कर दिया ना, इसने इसके फोर्स को तो खत्म कर दिया जो यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। तो इस कारण अगर घूर्णन होगा तो ये ग्रेविटी का वैल्यू कम हो जाएगा, अगर घूर्णन स्लो होगा तो ग्रेविटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है सर। सर आपको, मैम, नहीं आया समझ? क्या समझ नहीं आया? पूरा ही चीज? ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं, छोड़ेंगे जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बढ़िया एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा था मुझे। देखो, तुम में से कोई एरोप्लेन में बैठा है कभी? एरोप्लेन में, हवाई जहाज, हवाई जहाज में आप जब बैठते हैं ना तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। ठीक है, अब अगर हवाई जहाज तेजी से चलता है तो आप अपने आप को और थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं। आपका वेट तो उतना ही रहता है ना, आप बस अपने आप को महसूस करते हैं हल्का। ठीक, अब यही सेम फिनोमिना हम यहां पे कॉपी करते हैं। ये अर्थ है, ये सन है, सन का मान लिया वेट 10 किलो था, और ये जो फोर्स लगा रहा है वो 10 न्यूटन का लगा रहा है। ठीक, अब अर्थ का रोटेशन है कुछ, अपने एक्सिस पे वो कुछ ना कुछ घूम रही है, अब वो कितना घूम रही है वो देख लिया हमने। ठीक हो गया। अब क्या है कि अगर वो रोटेशन बढ़ पाएगा, मान लो कि तुम, मेरे को एक बढ़िया एग्जांपल मेरे को सोचने दो, 2 मिनट का टाइम दो। हाँ, हमने ये चीज पढ़ी थी कल कि अगर बॉलर अपना संवेग बढ़ा देगा तो आवेग से ज्यादा हो जाएगा तो बॉल निकल जाएगी।
है ना, पढ़ा था हमने सेम चीज। वो संवेग में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन था, है ना, आवेग में भी था, तो सेम चीज ये समझो, अर्थ का रोटेशन बढ़ जाएगा। मान लो अर्थ को ये फोर्स कैच करना है, अर्थ का रोटेशन बढ़ गया, तो इस फोर्स के आने से पहले ही अर्थ यहां से यहां पहुंच जाएगी, ये पोजीशन चेंज कर लेगी, तो ये फोर्स तो छूट ही जाएगा ना। अब ये अर्थ इस पे कुछ ना कुछ अपना फोर्स लगाएगी, इसकी तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, और फिर वही फोर्स ये लगा, ये 10 न्यूटन लगा रहा था, इसको एक्चुअल में लगाना चाहिए था 10 न्यूटन। अब रोटेशन बढ़ गया है तो वो 12 हो गया है, तो 2 एक्स्ट्रा हो गया है ना। हाँ ठीक। अब ये 2 न्यूटन ज्यादा फोर्स लगा रही है इसकी तरफ, लेकिन ये 10 लगा रहा है, ठीक है, तो ये बैलेंस कभी हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि अर्थ का रोटेशन बढ़ रखा है, ठीक। तो ग्रेविटी का असर तो कम हो ही जाएगा अपने आप, जब वो उसको कैच ही नहीं कर पा रहा है जो फोर्स उसे चाहिए। तो वो कैच क्या है, वो बॉल क्या है, ग्रेविटी, वो नहीं पकड़ पा रहा है उसे, बस, ठीक। हाँ, दूसरे प्लेनेट के रिस्पेक्ट में नहीं, ये रोटेशन सन के रिस्पेक्ट में। यार नेपच्यून का रोटेशन अगर कुछ होगा, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, अगर मान लो उसका कुछ रोटेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा इसमें, क्योंकि इन सारों का एक सेंटर पॉइंट तो ये है ना, इन इन सब का फोकल पॉइंट तो ये है, केंद्र बिंदु यही है, तो ये सब तो इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो इसका और इसका तो कुछ लेना है, ऐसा तो नहीं है कि इसका रोटेशन बढ़ेगा हमारा चांद ऐसे घूमने की बजाय ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा ना। पता नहीं यार, मैंने पीएचडी इसलिए नहीं करी। और तुम्हें भी जरूरत नहीं है करने की, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, जितना क्वेश्चन है बस उतना, ज्यादा पीएचडी। वो तो जब अर्थ और उसके जब मून के बीच में होगा, अर्थ और मून के बीच में जब इनबैलेंस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, तब जो ज्वार भाटा आता है उसमें चेंजेस होंगे, बाकी उससे क्या लेना देना हमारे ज्वार हमारे भाटा से। हाँ, लिख लो इसको, घूर्णन का प्रभाव लिखो। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं हो रही ना हमारी, मेरे को तो लग रहा है हम बहुत धीरे जा रहे हैं। हाँ यार, कल एक मैडम आई थी जो पहली बार फिजिक्स पढ़ रही थी, वो आज आई नहीं, वो केवल डेमो के लिए आई थी क्या, पढ़ती है वो। हाँ लिखा तुमने, घूर्णन का प्रभाव, रोटेशन इफेक्ट लिख लो, रोटेशन इफेक्ट। कोई नहीं कोई नहीं, 10, यहाँ पे मैं तुम्हें 11 तक का कराऊंगा, कैपलस लॉ क्योंकि 11th में ही है अच्छे से, बस उससे ऊपर की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, आईआईटी जेई का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। रोटेशन इफेक्ट लिख लिया। अब इसमें लिख लो कि घूर्णन का प्रभाव ध्रुवों पर जो ग्रेविटी रहेगी वो, उस पर कुछ असर नहीं होगा, ग्रेविटी चेंज, नो चेंज, ऐसा कुछ भी लिख लो, कोई असर नहीं होगा, नो चेंज। और ध्रुवो यानी पोल्स पर, है ना, और इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, उस पे ग्रेविटी कम हो जाएगी अगर रोटेशन बढ़ जाएगा तो, रोटेशन, ठीक। ये विषुवत रेखा पर इन ये हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा विषुवत रेखा पर ग्रेविटी का मान। तो मेरी हिंदी सुधार दोगे यार, और तो जो भी है, ठीक। यानी कि ग्रेविटी कम होगी तो रोटेशन बढ़ेगा, ग्रेविटी, नहीं उल्टा लिख दिया, ग्रेविटी बढ़ेगी, नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, ग्रेविटी कम हो जाएगी रोटेशन बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ जाएगी रोटेशन कम होगा, क्या कर रहा हूं मैं अभी।
लिख लिया? ये घूर्णन है, लिख लिया ना, घूर्णन का प्रभाव करके ऐसे कुछ भी, इफेक्ट ऑफ रोटेशन या इफेक्ट ऑन रोटेशन। अब हम पढ़ेंगे हाइट। हाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्रेविटी पे? ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको ग्रेविटी मान लो यार, क्योंकि ये बड़ा जी कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले में डालने जितना ही है। ठीक है, हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स पे, जी पे, स्मॉल जी पे हमेशा कोई भी चेंजेस होंगे वो स्मॉल जी पे होंगे। कैपिटल जी कांस्टेंट है। वो एक बुजुर्ग प्राणी है जिसको कोई मुंह नहीं लगाता। हाँ, हम कहाँ थे? हाइट पे। ये बताओ कि हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटी क्या होगी? कम हो जाएगी। और हाइट कम होगी तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी। और सबसे सही ग्रेविटी हमें कहां मिलती है? सबसे इफेक्टफुल ग्रेविटी, मैक्सिमम ग्रेविटी अर्थ पे कहां पे हम फील करते हैं? अर्थ के सेंटर पे जीरो हो जाता है। पोल्स पे तो कम होता है ग्रेविटी। हाँ मतलब पोल्स, रेडियस कम हो जाता है तो ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी ज्यादा होती है। सबसे इफेक्टफुल ग्रेविटी हमें मिलती है मीन सी लेवल पे, समुद्र तल पे। ठीक, सबसे सही इफेक्ट। इसीलिए क्या होता है समुद्र तल पे ना, ग्रेविटी मतलब ये मान के चलो कि वो हमारे लिए उतना घातक भी नहीं है, उतना सही भी नहीं है। इसीलिए जो भी सैटेलाइट लॉन्चेस होते हैं वो समुद्र तल के आसपास से ही होते हैं, है ना, और विषुवत रेखा के पास से होते हैं। ठीक, कोई एक्सेप्शन नहीं। देखो समझाता हूं, इसके बाद तुम्हें समझ आए तो फिर बोलना। अर्थ का सेंटर, रेडियस आर। ठीक, हम कोई एक एच हाइट पे चले गए ऊपर। ठीक, अब एच हाइट पे गए तो उससे हुआ क्या? डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ने पे क्या होता है? कम हो जाता है। हमने अभी तो पढ़ा था एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² या r², कुछ भी। अब इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? r प्लस एच का होल स्क्वायर, m1 m2 g बराबर f। ये चीज बढ़ गई तो ये चीज कमी हो जाएगी। ये 4 गुना बढ़ा, ये 8 गुना कम। ये 4%, 4% बढ़ा, नहीं 4 गुना बढ़ा तो 16 गुना कम, क्योंकि स्क्वायर होगा। ठीक, और 4% बढ़ा तो 8 गुना कम, परसेंट में दुगुना हो जाता है। ठीक, वहां पे क्वेश्चन इसी तरीके का पूछेगा वो, कि अगर हम अर्थ के समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे चले गए तो ग्रेविटी का असर क्या होगा। वहां पे परसेंटेज दे देता है, कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है। न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तो स्क्वायर कर देना, जितनी हाइट पे गए उसका स्क्वायर कम ग्रेविटी, जितने परसेंट गए उसका दुगना कम ग्रेविटी। ठीक, और एक क्वेश्चन, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आज तक मैंने जो पढ़ा था, मतलब दिया था मैंने एग्जाम में, मैंने टिक नहीं करा था। तो उसमें उसने क्या बोला था कि हम जितना अर्थ का रेडियस है उतनी ही हाइट पे नीचे आ गए हैं, तो तब क्या होगा? अब मैं उस टाइम पे कंफ्यूज हो गया कि अब यहां पे क्या होगा। जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम यहां से यहां गए और वापस इतना ही आ गए, और यहां पे जीरो हो जाता है। ठीक, अगर हम त्रिज्या के बराबर नीचे आ गए तो ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा। ठीक हो गया, लिख लो ये। हाइट इफेक्ट, ऐसा हाइट पे इफेक्ट। नहीं, उस पे ठीक ठाक है समुद्र तल पे जी मैक्सिमम होता है। ठीक, समुद्र तल पे मीन सी लेवल पे जी मैक्सिमम होता है। ठीक है, वैसे तो पोल्स पे होता है, लेकिन इस कंडीशन में हम मीन सी लेवल पे ही बोले। ट्रेंचेस नीचे, हाँ ये, अगर हम ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी ऊपर जाते हैं तो कम होते हैं, और जितना नीचे जाते हैं उतना भी कम होते हैं। मरियाना सॉरी, ट्रेंच तो ये हो गया ना,
जितना नीचे जाएंगे उतना कम होगा, ऊपर जाएंगे तो कम होगा। ग्रेविटी अगर हम मीन सी लेवल से या तो ऊपर गए या नीचे गए कम ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इसका इसका फॉर्मूला ये होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एच ओवर आर, ये आ जाता है जी डैश। ठीक, मतलब बाकी वो रहेगा वहां पे ही आ जाएगा 1 माइनस आर। जी, ये ऊंचाई के लिए हो गया, अगर हम ऊंचाई में जा रहे हैं, अगर हम गहराई में जा रहे हैं, कहां से, समुद्र तल से। फोर्स की वैल्यू, एक्सेलरेशन कैसे जीरो हो जाएगा यार? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो तुम अपनी जगह से कैसे हिलोगे? हाँ, ग्रेविटी कम हो जाएगा। क्यों कम होगा देखो, इसको पहले नोट करो फिर मैं बताता हूं कि क्यों कम होगा। लिख लिया? अब देखो इस फॉर्मूले को ऐसा देखना, क्या हो रहा है साला, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ है। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, जी डैश बराबर जी, अब यार जी डैश बराबर जी, अबे 1, क्या हो रहा है ये इसमें, और ये हिल क्यों जा रहा है, इसको तो मैं सिलेक्ट कर ही रहा हूं। हाँ अब ठीक है ना। हम्म, 1 माइनस, ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक, ये फॉर्मूला कब है, जब हम गहराई में जा रहे हैं, ट्रेंचेस में जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी आर, सब जगह आर ही रहेगा। अब हमने सोचा कि इस मीन सी लेवल से, यहाँ पे कहीं पे मीन सी लेवल है, हम उतना ही नीचे जा रहे हैं। ठीक हो गया, इतना ही नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर के बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आर बाई आर, इस आर से ये आर गया तो क्या बचा, जी 1 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, जीरो, मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, तो जी डैश का वैल्यू आ गया जीरो। ठीक सर, एक्सलेरेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो होगा, पहुंचने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो होगा, वहां तक जाने में नहीं जीरो होगा। ठीक, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है। हाँ, ये हमने पढ़ा, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है ना, लेकिन ये नहीं पता कि ये वैल्यू आती कहां से है। पता है कहां से आती है ये वैल्यू, ये जी का वैल्यू 9.8 कहां से आता है? मुझे अब कुछ फॉर्मूले बताओगे तुम, जैसे एफ इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल में तो एम ए होता है ना, फोर्स बराबर ग्रेविटी में बात कर रहे हैं तो एम जी होगा, और एक होता है एफ
बराबर G m1 m2/r²। ठीक, अब ये m2 है। ऐसा क्यों है? m1 मास ऑफ द अर्थ। ठीक, इसको ऐसे लिख लो me। ठीक, ये हमेशा अर्थ की बात कर रहे हैं। वो हम अर्थ की ही बात करते तो इसलिए हम लिखते नहीं है, वो एक्चुअल में फॉर्मूले में me ही लिखा होता है और re लिखा होता है। अब देखो ये क्या है ना, कोई एक मान लो यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, मान लो बुर्ज खलीफा है। ठीक, लेकिन अगर हम उस बुर्ज खलीफा को स्पेस से ही देख रहे हैं तो हमें तो वो दिखेगा ही ना, वो नेग्लिजिबल सा है। इसके रिस्पेक्ट में वो चीज तो नेग्लिजिबल है ना, इस अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में। समझो, अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में वो चीज बहुत नेग्लिजिबल है। तो ये जो फोर्स है ये इसकी ग्रेविटी पे बता रहे हैं कि इस पे कितना एक्ट कर रहा है, तो ये m2 है। हम इसको डायरेक्टली नेग्लिजिबल है तो 0 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं तो आ जाता है। लेकिन क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं, ये इस पे है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, और ये है अर्थ पे कितना फोर्स लग रहा है। तो एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई। अब एफ एफ दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। m2g बराबर G m2/r²। इससे ये कैंसिल हो गया, तो G बराबर आ गया कैपिटल G m/r²। अब G की जगह G का वैल्यू रख लो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना होता है 64। वो रेडियस है, मास कुछ तो भी मास होता होगा, देख लो, मेरे को नहीं पता। ये 64, इसको सॉल्व करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9.8। ठीक, यहां से आती है वैल्यू। ठीक है सर। अब एक लास्ट चीज हम पढ़ लेते हैं, केपलर्स लॉ। अभी बता रहा हूं इसके वेलोसिटी। अभी जस्ट वही बताने वाला था मैं, केपलर्स लॉ के बाद ही। देखो, जब तक हम केपलर लॉ को नहीं समझेंगे तब तक एसके वेलोसिटी समझने का कुछ फायदा ही नहीं है। हाँ, तुम अपना क्वेश्चन बोल दो, मैं उस टाइम समझा दूंगा। मास पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। 11.2 ही रहेगी वो, अभी मैं बताऊं, अभी बताऊंगा। वो अर्थ के रिस्पेक्ट में रहता है, वो इसके वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में रहती है, क्योंकि हम उसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट। कोई भी हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में ही तो छोड़ रहे हैं। अर्थ से सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, अब मार्स का रिस्पेक्ट लेके तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो इसीलिए वो अर्थ के रिस्पेक्ट में है, तो वो सबके लिए सेम रहता है। अभी हम पढ़ते हैं, आ रहा हूं बाबा, आ रहा हूं। केपलर्स लॉ। केपलर साहब ने ना 3 लॉ दिए थे, और ये 3 लॉ थे प्लानिटरी मोशन, ग्रहों की चाल को लेकर। ठीक, पहला लॉ बताता है कि कोई भी प्लैनेट हमेशा इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा। एक्लिप्स को क्या बोलते हैं, परवलयकार, दीर्घ वृत्ताकार हाँ हाँ हाँ, दीर्घ वृत्ताकार पाथ को फॉलो करता है। ये बताता है, पहला लॉ बताता है कि वो किसको फॉलो कर रहा है। दूसरा लॉ बताता है, यहां पे सोलर ले लो, यहां पे अर्थ ले लो। दूसरा लॉ बताता है कि हाँ, इसमें एक और चीज, किसी भी एक्लिप्स के, दीर्घ वृत्त के कभी भी एक फोकस नहीं होता है। ठीक, 2 फोकल पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट मतलब केंद्र बिंदु, 2 केंद्र बिंदु। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सर्कल होता तो वो तो सब जगह से रेडियस सेम था, है ना, सेंटर तो एक ही है। अब यहां पे सेंटर अलग अलग है, एक सेंटर यहां पे है, एक सेंटर यहां पे है, और ये सूरज हमारे, आ रहा है मुझे, सूरज हमारा कहीं यहां पे रहता है। ठीक, एक सेंटर पॉइंट ये, एक सेंटर पॉइंट ये। ऐसा क्यों? क्योंकि
इसमें दो रेडियस होती है, एक ये और एक ये। इस रेडियस को 2a बोलते हैं, इस रेडियस को 2b बोलते हैं। इसको हम कैलकुलेट, इस पे हमारा कुछ काम नहीं होता, हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, हम ज्यादातर कैलकुलेशन इस पे करते हैं। ठीक। अब ये बताता है, पहला लॉ बोलता है कि कोई भी ग्रह या कोई भी ऑब्जेक्ट जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो दीर्घवृत्ताकार यानी इलेप्टिकल शेप में कंप्लीट करेगा, और किसी एक फोकस पॉइंट को सेंटर पे रख के। ठीक। दूसरा लॉ बताता है उसकी एरिया को लेके। तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा पेरिहिलियन और एपिहिलियन। क्या होता है पेरिहिलियन? हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट कर दो। हाँ, बताओ क्या होता है? उपसौर और अपसौर, यही ना, पेरिहिलियन और एपिहिलियन। एक कंडीशन होती है जहां पे सूरज के बहुत पास रहता है, एक कंडीशन होती है जहां पे सूरज के बहुत दूर रहता है। कौन सी कंडीशन होती है जहां पे सूरज के दूर रहता है? हाँ, अगर फोकस पॉइंट ये रहे और अर्थ यहां पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो मान लो कि ये 30 दिन में इतना एरिया कवर कर रहा है। ठीक। केपलर बोलता है कि कोई भी ग्रह सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करेगा। ठीक। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वैसे, कि जब सूरज एपिहिलियन में होते हैं, यानी सूरज, जब ग्रह एपिहिलियन सूरज के पास होते हैं, तो प्लैनेट का जो रिवॉल्यूशन है वो तेजी से क्यों होता है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है, वो भी केपलर भाई साहब का। केपलर ने कहा सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया वो फॉलो करेगा, कंप्लीट करेगा। इतना एरिया यहां पे कंप्लीट करा कितने दिन में? 30 दिन में। अब 30 दिन में वो सेम एरिया कंप्लीट कर रहा है। ठीक। इतना ही एरिया, अब क्योंकि उसका उसका लॉ है, उसने दे दिया तो दे दिया। उसने बोला कि सेम करेगा तो यहां पे भी सेम करेगा। अब क्योंकि यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रेड्थ कम होगी तो एरिया कम होगा। यहां पे डिस्टेंस कम है, ब्रेड्थ ज्यादा है, तो एरिया तो बराबर ही करना है ना, तो इसलिए ब्रेड्थ ज्यादा फॉलो करेगा, तो इसने कुछ ज्यादा फॉलो करा। हाँ, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में करना है और पाथ फॉलो करने को इतना है। ठीक, तो वो स्पीड बढ़ जाएगी, इसीलिए स्पीड बढ़ती है। ये केपलर का सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब रेडियस के बराबर होता है। ठीक। थर्ड लॉ बोलता है, मैं सोचूं योगा कौन करने लग गया। आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जितना टाइम इसको यहां से जाने में लगा है ना, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इसके रेडियस के। ठीक। क्या हुआ? समझ में नहीं आया? ये वो समझने लायक चीज भी नहीं है, उसका कहीं कुछ काम नहीं है। देखो, ये अर्थ है ना, इसका कोई एक रेडियस है। अब इसने बोला कि उसको एक पाथ को फॉलो करने में, मतलब ये समझ लो, ये सेंटर है और ये अर्थ है, इसको इस पोजीशन में वापस आने में 365 दिन लग रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 365 दिन लग रहे हैं। अब इसको जितना ये टाइम लग रहा है ना, 365 दिन, ये इसकी रेडियस के क्यूब के बराबर होगा। समझ गए? ये केपलर का थर्ड लॉ है। समझ गए सर? तीसरा लॉ कुछ काम का नहीं है, पहले दो लॉ काम के हैं पूरे उसमें मोशन में। अब सर ने बात बोली एस्केप वेलोसिटी की, और एक क्वेश्चन और बचता है कि हम सैटेलाइट इक्वेटर से ही क्यों छोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद ये चैप्टर का स्वाहा हो जाएगा। देखो, एस्केप, पहली बात तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? पलायन वेग लिख के लाया हूं मैं, पलायन वेग। ऐसी वेलोसिटी, देखो
तुम कितनी मर्जी ऊपर चले जाओ, ये अर्थ है हमारी, तुम जितना मर्जी ऊपर चले जाओ ये अपनी तरफ तो खींचेगी खींचेगी, है ना। अब जब ऐसा ही है तो हम कोई भी सैटेलाइट बनाएंगे हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सैटेलाइट को हमें यहां कहीं पे छोड़ना है इस ऑर्बिटल में, ठीक, इस ऑर्बिट में हमें सैटेलाइट छोड़ना है। तो अगर हम कोई भी सैटेलाइट छोड़ें, ग्रेविटी 9.8 लगा रही है ना, वो तो हर किसी पे लगा रही है, तो उस पे भी लगा रही है, तो उसको तो ऊपर ही नहीं जाने देगी, ठीक। तो अब यहां पे काम आता है एस्केप वेलोसिटी का, ठीक। एस्केप वेलोसिटी नाम से ही पता लग रहा है पलायन, छोड़ के भाग जाना। अर्थ कहती है तू मुझे छोड़ के जा तो सकता है, चले जा, अगर है हिम्मत चले जा, लेकिन तुझे स्पीड चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो कितनी ज्यादा स्पीड है, मतलब तुम 11 पॉइंट, इसीलिए सैटेलाइट में बूस्टर्स लगे होते हैं। ये कुछ ऐसा सैटेलाइट है, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ये बूस्टर्स इसीलिए दिए जाते हैं सैटेलाइट में, ताकि वो उस एस्केप वेलोसिटी को पकड़ ले जिससे कि ग्रेविटी जीरो हो जाए इसके लिए, ठीक है। ये एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटी से हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक। समझ गए क्या होता है। अब ये यहां पे पहुंचा और एस्केप वेलोसिटी है तभी यहीं पे पहुंचेगा, नहीं तो वो पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो सैटेलाइट हमारा है ये अर्थ के चारों तरफ ऐसा रिवॉल्व करता रहे। हम चाहते ही तो यही है कि रिवॉल्व करता रहे, लेकिन हमने तो इसको एस्केप वेलोसिटी दे रखी है, ग्रेविटी तो इस पे काम ही नहीं कर रही, तो ये कैसे काम करेगा। यहां पे काम आता है ऑर्बिटल पाथ, ठीक। अब क्या होता है ना, ये बूस्टर्स एक पॉइंट पे जाके अलग हो जाते हैं, तो ऊपर केवल इतना जाता है, ठीक, केवल इतना पार्ट ऊपर जाता है इस पूरे रॉकेट का, बाकी सब धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, ठीक। ये हम पढ़ेंगे पीएसएलवी जीएसएलवी जब पढ़ेंगे, मार्क 1 मार्क 2 क्या है ना, ये सब हम पढ़ेंगे स्पेस टेक में। तो जब ये इतना पार्ट ऊपर गया, ठीक, तो अब होता क्या है ना कि इसकी स्पीड तो उतनी ही है 11.2 इसके वेलोसिटी जितनी, है ना। तो इस पे लगा देते हैं थ्रस्टर्स, थ्रस्टर्स। मंगलयान, मंगल मूवी जो अक्षय कुमार वाली देखी होगी तो उसमें लास्ट में तुमने देखा होगा वो थ्रस्टर पुश करते हैं जिससे वो ग्रेविटेशनल के दूसरी तरफ जाता है। तो सेम थ्रस्टर्स लगे होते हैं और हम चाहते हैं कि वो इस ऑर्बिटल पाथ को फॉलो करे, सर्कुलर पाथ को फॉलो करे। तो हम यहां कहीं पे जब हम पहुंचते हैं तो बहुत धीरे धीरे करके उसका स्पीड को कंट्रोल करा जाता है ताकि मैक्सिमम ग्रेविटी जो चाहिए इस पॉइंट पे उसको पकड़ ले। वो इसके बराबर जब सेम ग्रेविटी देने लगेगा, सेम जब ग्रेविटी दोनों पे अप्लाई होगी तब वो एक पाथ फॉलो करेगा, ठीक हो गया। एस्केप वेलोसिटी से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका मान क्या है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आई एम नॉट गोना ड्राइव हियर, कोई जरूरत नहीं है ड्राइव करने की, तुम लिख लो। एस्केप वेलोसिटी वी बराबर अंडर रूट 2 GR, बस खत्म हो गया यार। क्यों भाग रहे हो। और स्पीड हो गई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया, ठीक। जल्दी नोट करो फिर लास्ट एक क्वेश्चन है, क्लास वाइंड अप करते हैं। हाँ, थ्रस्टर्स बेसिकली हम यूज करते हैं ताकि वो इसके वेलोसिटी छोड़ दे, ताकि वो ऑर्बिटल पाथ को फॉलो करे, बस, ठीक। अब बात आती है कि सैटेलाइट हम इक्वेटर से ही क्यों छोड़ते हैं। अब देखो यहां कहीं पे यूरोप है, ये यूरोप है, ये साउथ अमेरिका है, ऐसा है कुछ, है ना। यहां कहीं पे फ्रांस है, ये फ्रांस यहां पे आके फ्रेंच गुआना में आके अपने रॉकेट छोड़ता है, क्यों। यहां कहीं पे रशिया है, ये रशिया यहां कजाकिस्तान में आके अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है, क्यों। ये यूएसए, यूएसए कहां से लॉन्च करता है,
यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सी जगह है? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से। ठीक, हमने अपना पहला सैटेलाइट कहां से लॉन्च करा था? थुम्बा, केरला। ठीक, अब सारे इतना नीचे नीचे क्यों आ रहा है? यूरोप को क्या जरूरत है यहां आने की? फ्रांस को वहां से कर सकते हैं। इतना फालतू पैसा लगा रहा है, उतना ज्यादा लोड यहाँ कैरी करके ला रहा है, फिर उड़ा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रेविटी है वो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे लो रहती है, क्योंकि सेंटर के पास है ये। पोलर्स पे जितना जाएंगे रेडियस उतना बढ़ेगा, डिस्टेंस उतना बढ़ेगा। यहां ये सेंटर है, यहां से यहां का डिस्टेंस R1 है। अगर हम यूरोप चले गए, यहां फ्रांस, ये R2, और रशिया चले गए तो रशिया तो पता नहीं कहां ही जाएगा। आज हम जितना मर्जी रॉकेट लॉन्च कर लें, वो एस्केप वेलोसिटी को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, और जितना विश्वत रेखा सेंटर के पास है, जितना इसके पास में सैटेलाइट लॉन्च करेगा तो उतना आसानी होगा कि वो एस्केप वेलोसिटी को जल्दी पकड़ ले। ठीक, सैटेलाइट का अलग अलग काम है, कोई मंगल के लिए भेज रहा है, कोई सूरज के लिए, कोई चंद्रमा के लिए। हमें उससे क्या, हमें बस ये जानना है कि यही से क्यों फेंक रहे हैं। ठीक, वो हम बाद में जानेंगे कि कौन सा ग्रह, कौन सा सैटेलाइट कहां गया। ठीक हो गया। अब रशिया, क्योंकि ये यहां कहीं से इक्वेटर जा रही है, सॉरी यहां कहीं से जा रही है ना, ये रशिया कजाकिस्तान से छोड़ रहा है, फिर भी तो ये इक्वेटर के बहुत दूर है। ठीक है, इसीलिए रशिया के जो सैटेलाइट्स लॉन्च, जो भी लॉन्च व्हीकल हैं, वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लॉन्च व्हीकल हैं। एलन मस्क के बाद, फाल्कन के बाद सबसे बेस्ट लॉन्च व्हीकल इसके हैं। इनकी वेइंग कैपेसिटी और जो वेलोसिटी है बहुत तेज, बहुत जबरदस्त बूस्टर्स। इसीलिए हम जो है विषुवत रेखा के पास से लॉन्च करते हैं। ठीक हो गया, बस क्लास खत्म, गुड बाय। ये चैप्टर हो गया खत्म।